हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? टुडेज वीडियो इज़ फॉर द क्लास 1 विच इज़ रिलेटेड विद द पेपर 2 ऑफ बीपीएससी पब्लिक एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन, और इस वीडियो में मैं आपको पेपर 2 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराऊंगी। और ये वीडियो जो है ये एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड है और सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा सिलेबस इसी चैनल पर इन्हीं वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से है टेलीग्राम ऐप। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ऐप स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट डाटा और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और यूट्यूब पे इसी चैनल पर आपको फ्री में सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाएंगे रिलेटेड विद द पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आपको इन वीडियोस के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहीं पर आपको सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर पूरी अच्छे से कराई जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं रिलेटेड विद दिस एग्ज़ाम। पोस्ट से रिलेटेड कि क्या पोस्ट हैं और किस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और कब तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सिलेबस क्या है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के डाउट जो हैं वो क्लियर करने जा रही हूँ, तो सब ध्यान से सुनिएगा। फॉल हु कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो इस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में और इन्वायरमेंटल साइंस में, या अपनी बैचलर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है इन दोनों सब्जेक्ट में, तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बीटेक अगर किसी भी स्टूडेंट ने की है केमिस्ट्री में, सिविल ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल साइंस में या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स ने बीटेक या बैचलर डिग्री कंप्लीट की है बायोटेक्नोलॉजी में या प्लानिंग या फिर आर्किटेक्चर से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी के स्टूडेंट्स के अगर आपकी जो मेन स्ट्रीम है वो केमिस्ट्री है, बीएससी आपने केमिस्ट्री में की है या इन्वायरमेंटल साइंस में की है, तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड विद द क्वेरीज इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम पेपर 1 में क्या पढ़ना है। तो आप जो है वीडियोस के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर 1 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जो एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होंगे। तो पेपर 1 में ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। फर्स्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है वो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, बिकॉज वहाँ पर मैंने सिलेबस को पूरा डिस्कस किया है। आई एम गोइंग टू टेल यू कि फर्स्ट पेपर जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। जीएस सामान्य अध्ययन जो है वो आपको पढ़ना है रिलेटेड विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस से रिलेटेड जो डेली करंट अफेयर्स में न्यूज़ रहती है या फिर जीएस से रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में। तो उसके लिए भी आपको इसी चैनल पर वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। नाउ कम टू पेपर 2 पार्ट। तो पेपर 2 में मैं आपको इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बता देती हूँ। आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें, वहाँ डिटेल में मैंने सिलेबस बताया है। फर्स्ट यूनिट में आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ना है कि क्या टाइप्स होते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है, हैजर्डस बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट और इवोल्यूशन क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है, मेथड्स, टाइप्स। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी डिटेल में आपको कवर करना है। इस यूनिट में मैंने पूरा सिलेबस जो है आपको बता दिया ऑलरेडी, उस वीडियो को ज़रूर देख लें और क्या क्या इसका इफेक्ट हो सकता है कम्युनिटी के ऊपर। बायोमेडिकल वेस्ट और केमिस्ट्री वेस्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, मैनेजमेंट, हैंडलिंग, कंट्रोल ऑफ दिस वेस्ट। नेक्स्ट जो है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है और इट्स कंप्लायंसेस। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA क्या है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस क्या है, साइट ऑथराइजेशन क्या है इससे रिलेटेड। और साथ ही साथ आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पेपर 2 में आएंगे। For starting today's questions or class, I am going to tell you one thing. These questions are based
ऑन द रिसर्च एंड एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन जो है हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, जो ऑलरेडी इस स्ट्रीम में पीएचडी डॉक्टरेट कंप्लीट कर चुके हैं और बीपीएससी के एग्जाम को भी बहुत बार क्रैक कर चुके हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चंस पर पूरा रिलाई कर सकते हैं। आपको इसके अलावा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ चैनल पर प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही हार्डवर्क करते रहिए, आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप प्रीमियर में आकर ही हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रीमियर का मेन पर्पस यही है कि आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाए एग्जामिनेशन हॉल का। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इज आर पेरिफेरल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई अपशिष्ट का परिधेय है? 1 is home appliances, 2 audio and video products, 3 is information communication and technology equipments. Options are A 1 and 2 only, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 only, and E none of the above, more than one of the above. So aspirants, try to attempt this question. आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना और अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऑल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? कोई भी डिस्कार्डेड या जिसकी लाइफ प्रोडक्ट की खत्म हो जाती है, वो अंडर हेडिंग आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर पार्ट्स, इक्विपमेंट्स विच आर रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, home appliances, audio video products, these all are come under the electronic waste. तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है these are not hazardous अगर हम इनकी सेफ स्टोरेज करें और इनको रिसाइकल करें बाय द साइंटिफिक मेथड, या फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हैजर्डस नहीं माना जाता है अगर इनको रिसाइकल करते हैं बाय द यूज ऑफ प्रिमिटिव मेथड्स। एवरीवन मेक फोकस ऑन द क्वेश्चन एज वेल एज ऑन द एक्सप्लेनेशन। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, उतना ही जो मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द गिवन वेस्ट मटेरियल आर नॉट इंक्लूडेड अंडर सॉलिड वेस्ट? दिए गए अपशिष्ट पदार्थों में से कौन सा ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शंस आर ए solid and dissolved material in domestic sewage, B solid or dissolved material in irrigation return flows or industrial discharges, C garbage refuse sludge from a waste water treatment plant, D option is solid, liquid, semi solid contained gaseous material from industrial and mining operation, and E is none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर इज ई ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है दीज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द सॉलिड वेस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सॉलिड वेस्ट का पार्ट नहीं है। सी और डी जो है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 इज डायोक्सिन विच इज अ हाईली कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक सब्सटेंस बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डज नॉट रिलीज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि डायोक्सिन इनमें से किस में से रिलीज नहीं होता है। ऑप्शंस आर ए बर्निंग ऑफ प्लास्टिक स्पेशली पीवीसी, बी यूज ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड वुड, सी वोल्केनिक एक्टिविटी एंड फॉरेस्ट फायर्स, डी कोलोरेक्स ब्लीच, and E none of the above or more than one of the above. So aspirant try to solve this question. Answer is D option Colorex bleach. तो डायोक्सिन जो है इट इज नॉट रिलीज फ्रॉम द कोलोरेक्स ब्लीच। तो सबसे पहले देखते हैं डायोक्सिन क्या होता है। डायोक्सिन दीज आर द ग्रुप्स ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स दैट आर हार्मफुल टू द हेल्थ। तो ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं एंड दे कैन कॉज द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड आल्सो इम्यून सिस्टम पे भी ये इफेक्ट करते हैं एंड दे कैन आल्सो डिस्टर्ब द हार्मोन्स एज वेल लीड टू द कैंसर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट्स
हैज़ बीन सेटअप एट विच सिटी? घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों के कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आर ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी नोएडा, डी भोपाल एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि पेपर 1 में ही आएंगे, पेपर 2 में भी आ सकते हैं. तो आपको सभी प्रैक्टिस कराई जाएगी यहीं पर. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज डी ऑप्शन, भोपाल, मध्य प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 5. हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एट ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सर्दियों के मौसम में जमीनी स्तर पर प्रदूषकों की उच्च सांद्रता निम्न में से किसका कारण होती है? ऑप्शंस आर ए रेडिएशन इन्वर्जन, बी सबसिडेंस इन्वर्जन, सी फ्रंटल इन्वर्जन एंड डी लैंडस्केप इंड्यूस इन्वर्जन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ऑप्शन. सो इट इज ड्यू टू द रेडिएशन इन्वर्जन. सो सबसे पहले देखते हैं कि रेडिएशन इन्वर्जन क्या होता है. तो रेडिएशन इन्वर्जन जो है वो यूजली हैपन होता है उन प्लेसेस पर जहां पर ज़्यादा कूल होता है, मतलब ज़्यादा ठंडी होती है ड्यूरिंग द नाइट टाइम कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द डे. एंड ड्यूरिंग द नाइट में क्या होता है कि जो ग्राउंड होता है वो कूल होना स्टार्ट होता है और ये कूल रेज जो होता है वो रेडिएट करता है एंड विच आर रेडिएटिंग द हीट टू द स्काई. और जो हॉटर एयर होती है इट इज केप्ट अबव द कोल्ड एयर. तो ये हॉट एयर जो होती है कोल्ड एयर के अबव होती है और जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रोफाइल होती है उस एरिया की इट विल गेट कन्वर्टेड और इन्वर्टेड. तो ये इन्वर्ट हो जाती है विद द इंक्रीजिंग ऑफ हाइट के साथ में. रेडिएशन इन्वर्जन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक कोल्ड लेयर जो होती है एयर की इट इज फॉर्म्ड एडजेसेंट टू द ग्राउंड सरफेस विच इज कूल्ड बाय द लॉस ऑफ रेडिएशन और हीट. और जिससे क्या होता है इन टर्न इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन हाइट. टेम्परेचर जो लेवल है वहाँ का इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज ऑफ हाइट. और रेडिएशन इन्वर्जन जो होता है इट इज आल्सो लीड टू ट्रैपिंग ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स. जैसे कि स्मोक और डस्ट पार्टिकल को ये ट्रैप कर लेता है. ह्यूमिडिटी लेवल जो होता है उस एरिया का वो हाई हो. क्वेश्चन नंबर 6 इज टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ड्यू टू द रिएक्शन विद द सल्फ हाइड्रिल ग्रुप? निम्नलिखित में से किस धातु की विषाक्तता सल्फ हाइड्रिल समूह के साथ अभिक्रिया के कारण नहीं है? ऑप्शंस आर ए आर्सेनिक, बी कैडमियम, सी लेड, डी क्रोमियम एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन दैट इज क्रोमियम. तो सबसे पहले देखते हैं सल्फ हाइड्रल ग्रुप क्या होता है. तो सल्फ हाइड्रल ग्रुप जो होता है वो एसएच ग्रुप होता है विच इज कॉमनली लोकेटेड इन द एंजाइम. जो एंजाइम कंट्रोल करते हैं स्पीड ऑफ क्रिटिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी. और ये बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं इनडाइजेस्टेड जो हैवी मेटल्स कैटायंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं which contain the heavy metals, cation or molecules that control the heavy metals in the body. और ये रेडली अटैच हो जाते हैं टू द इंजेस्टिस हैवी मेटल कैटायन के साथ बॉडी के अंदर. और जो मेटल सरफेस बॉन्डिंग होती है ये अफेक्ट करती है एंटायर एंजाइम सिस्टम को एंड इट कैन नॉट एक्ट, नॉर्मली एक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ जो होती है वो एडवर्सली अफेक्टेड होती है और फैटल इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर. Question number 7. Which of the following statement is are correct or true about the municipal solid waste? नगर ठोस अपशिष्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और सत्य है? ऑप्शंस आर ए इट कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिज, सैनिटेशन रेजिड्यू. बी ऑप्शन इज विद राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन द लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स the amount of municipal waste decreased rapidly. C option is household waste include old battery, shoe polish, paint tins, old medicine, bottle of medicine categorized as municipal solid waste. D option is it is generated during diagnosis, treatment of human beings or animals or in research activities. E option is none or more than one of the above. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से.
आंसर इज ए ऑप्शन. सो इसमें ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है ये कंसिस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होता है इसके अंडर, जो भी कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन डैब्रिज होते हैं, सैनिटेशन रेजिड्यूज होते हैं. और जो अर्बनाइजेशन लेवल जब इंक्रीज करता है, तो जब भी मतलब वहाँ के लाइफस्टाइल लेवल चेंज करते हैं, फूड हैबिट्स चेंज करती है, तो अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है रैपिडली. तो स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट हेयर. यहाँ पर डिक्रीज लिखा तो इंक्रीज रैपिडली आ जाएगा. अब थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं कि क्या गलत है. थर्ड स्टेटमेंट में जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं वो होता है हैजर्डस सॉलिड वेस्ट. तो इसमें हाउस होल्ड वेस्ट जो होते हैं हैजर्डस सॉलिड वेस्ट का पार्ट है, ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का पार्ट नहीं है, तो इसलिए सी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी. डी ऑप्शन देखते हैं. इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनिमल रिसर्च. तो ये सब जो है ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंडर नहीं आता. इट इज द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट. तो ये हॉस्पिटल वेस्ट का पार्ट है. इसमें से सिर्फ ए स्टेटमेंट जो है इट इज रिलेटेड विद द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द बेनिफिट और बेनिफिट्स ऑफ लैंडफिल्स. निम्नलिखित में से कौन लैंडफिल का लाभ नहीं है. ऑप्शंस आर ए द गार्बेज डम्प्ड एंड द पिट कवर्ड विथ सॉइल एवरी डे, thus preventing the breeding of flies and rats. B option is full landfill area covered with a thick layer of mud and the site can be developed as a parking or park. C is leaching due to the contamination of groundwater and soil through the landfills. D option is sanitary landfill is more hygienic and built in methodological manner. And E is none or more than one of the above. So try to solve this question related with the landfill. Not a benefit of landfill आपको बताना है. Answer is C option. लीचिंग जो होता है इट इज ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर से होता है एंड सॉइल थ्रू द लैंडफिल. तो लैंडफिल जो होते हैं दीज आर लोकेटेड इन द अर्बन एरियाज. और ये क्या होता है, एक पिट होता है दैट इज डग इनटू द ग्राउंड. तो लीचिंग जो होता है इट इज नॉट द बेनिफिट ऑफ द लैंडफिल बट इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द लैंडफिल. और अदर ऑप्शन जो है वो बेनिफिट्स हैं. आप इसको यहाँ से लर्न कर लीजिए एज इट इज, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज पायरोलिसिस प्रोसेस अमंग द गिवन बिलो ऑप्शन. नीचे दिए गए विकल्पों में से पायरोलिसिस प्रक्रिया क्या है. ऑप्शंस आर ए द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट इन लार्ज फर्नेसेस एट हाई टेम्परेचर. B option is the process in which microorganisms, mainly fungus and bacteria, degrade the organic waste. C is the use of microorganism to degrade the environmental contamination into less toxic form. D option is the process of combustion in absence of oxygen or the material burnt under the controlled atmosphere of oxygen. And E is none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is D option. So इसमें जो प्रोसेस ऑफ कंबशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कमी के अंदर, या मटेरियल जो बर्न किया जाता है अंडर द कंट्रोल एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नोन एज द पायरोलिसिस. तो अदर स्टेटमेंट जो हैं दीज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द पायरोलिसिस प्रोसेस. तो इसलिए आंसर जो है इसका डी हो जाएगा. साथ आप अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी सुन लीजिए, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट जो स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट इन द लार्ज फर्नेसेस एट हाई टेम्परेचर इट इज कॉल्ड एज द इंसिनेटर प्लांट्स बोलते हैं इसको. सेकंड जो होती है जो प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस और बैक्टीरिया को डिकम्पोज किया जाता है टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट, इट इज नोन एज अ कंपोस्टिंग बोलते हैं इसको. और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें किया जाता है टू डिग्रेड द इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन इनटू द लेस टॉक्सिक फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज द बायो रेमिडिएशन. तो सी स्टेटमेंट जो है वो बायो रेमिडिएशन की डेफिनेशन है. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कम अंडर एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन. निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन के अंतर्गत आती है. ऑप्शंस आर ए बायोवेंटिंग, बी बायो ऑगमेंटेशन, सी लैंड फार्मिंग, डी बायोरिएक्टर्स एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
आंसर इज ई ऑप्शन। तो इसमें लैंड फार्मिंग एंड बायोरिएक्टर्स आर कम अंडर द एक्स-सिटू बायो रेमिडिएशन। सो एक्स-सिटू बायो रेमिडिएशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज़ इन, इसमें क्या होता है कि जो एक्सकेवेटेड सॉइल होती है उसको प्लेस किया जाता है इन अ लाइन अबव द ग्राउंड ट्रीटमेंट एरिया एंड एरिएटेड आल्सो। और इसके अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं, दीज आर डूइंग टू एनहेंस द डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स बाय द यूज ऑफ, इसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन और इंडिजीनियस माइक्रोबियल पॉपुलेशन का यूज़ किया जाता है। और जो मटेरियल होता है उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इट कैन बी पुट बैक इनटू द बायोरिएक्टर्स, या फिर उसको लार्ज वेसल्स में रखा जाता है जहाँ पर कंटामिनेटेड मटेरियल जो है उसको मॉनिटर करते हैं, और जो कंडीशन होती है बायो रेमिडिएशन की, दे कैन कंट्रोल इट। तो यहाँ पर लैंड फार्मिंग जो है एंड बायोरिएक्टर्स जो है, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्स-सिटू बायो रेमिडिएशन। Number 11th is the environmental impact assessment EIA in India was started in which year? Options are A 1986, B 1989, C 1975, D 1976 and E none of the above or more than one of the above. So try to solve this question. Answer is D option. So जो EIA इसको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, ये स्टार्ट हुआ था 1976 से 77 में, जब प्लानिंग कमीशन ने बोला था कि जो देन डिपार्टमेंट थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कि वो एग्जामिन करे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एंगल, तब ये EIA जो है वो स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है रिलेटेड विद द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016। ऑप्शंस आर, वन स्टेटमेंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज notify the e-waste management rule of 2016 in suppression of the e-waste management rule of 2011. Second is, over 21 products schedule 1 were included under the purview of this rule. Third is, it included the compact fluorescent lamp and other mercury containing lamps as well as other such equipments. Fourth is, for the first time the rules brought the producers under the extended producer responsibility along with the targets, and producers have been made responsible for that collection of e-waste for its exchange. So give your right answer. करेक्ट आपको बताना है. ऑप्शन है A 1 and 2 स्टेटमेंट ओनली, B 1 and 3 ओनली, C 1, 2 and 3 and D 1 ओनली and E none or more than one of the above. So ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो इसमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग विद ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016. आप एज इट इज इसको लर्न कर लीजिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PCB, दैट इज polychlorinated biphenyls. One is, these are water soluble and hence bioaccumulate. 2 is, these are fire resistant. 3 is, these are stable at high temperature, and 4th is, these have high electrical resistance. So try to solve this question, give your right answer. Answer is first option. तो इसमें जो ये स्टेटमेंट है, these are water soluble and hence bioaccumulate, it is incorrect here. तो ये गलत है, बिकॉज जो PCBs होते हैं, these are the group of man made chemicals. तो ये man made chemicals होते हैं, और ये जो होते हैं these are oily liquids और solid sometime, and इनका कलर जो होता है वो क्लियर येलो होता है, and there is no smell or taste in the PCBs. और जो PCBs जो होते हैं ये स्टेबल मिक्सचर होते हैं और ये रेजिस्टेंट होते हैं टू सम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर. और इनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि कैपेसिटेटर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उसके अंदर इनको यूज़ किया जाता है. एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन द हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, हीट ट्रांसफर फ्लूइड्स, लुब्रिकेंट, प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं उसमें भी इनको यूज़ किया जाता है. और जो PCBs जो होते हैं दे डू नॉट डिजोल्व वेल, सो देयर एक्सपोजर टू द वाटर इज नॉट अ कंसर्न. तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज इट इज, आप इसको लर्न कर सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलेटेड विद द EIA साइकिल एंड प्रोसीजर्स. EIA चक्र और प्रक्रियाओं से संबंधित कौन सी प्रक्रिया को व्यवस्थित कीजिए. ये आपको अरेंज करना है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा. फर्स्ट इज स्कोपिंग, सेकेंड इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, थर्ड स्क्रीनिंग, फोर्थ बेसलाइन डाटा कलेक्शन एंड फिफ्थ इज पब्लिक हियरिंग. तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको अटेम्प्ट करिए अच्छे से, बिकॉज हिंदी में भी सारे क्वेश्चन रहेंगे. और आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको पूरा हिंदी में बाद में कमेंट सेक्शन में ही उसको आपको रिप्लाई दिया जाएगा. तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर इज बी ऑप्शन. तो इस EIA जो होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट साइकिल और प्रोसीजर, उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, फिर स्कोपिंग किया जाता है, थर्ड नंबर पे बेसलाइन डाटा कलेक्शन होता है, फोर्थ पे इम्पैक्ट प्रिडिक्शन किया जाता है, फिफ्थ में असेसमेंट होती है उसके अल्टरनेटिव्स की, देन डिलीशन या मिटिगेशन जो मेजर्स होते हैं वो सब किया जाता है, सिक्स स्टेप में पब्लिक हियरिंग होती है, सेवेंथ में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान किया जाता है एंड एट्थ में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है, और लास्ट में किया जाता है मॉनिटर किया जाता है क्लियरेंसेस कंडीशंस को. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. EIA इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. आपको सब सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ दिया जाएगा, एज वेल एज जो करंट अफेयर से इशू आ सकते हैं एग्जाम में वो भी कवर किए जाएंगे पेपर 2 में भी, और पेपर 1 के लिए आपको अलग से जो है वीडियो प्रोवाइड की जाएगी. इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पेपर 1 के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल तो फॉलो करते ही रहिए. साथ के साथ हमने इम्पोर्टेंट बुलेटिन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है आप उसको जरूर फॉलो करिए, बिकॉज वहां से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2006 अमेंडमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. Category A projects are appraised at the state level. 2 is Category B projects are appraised at the national level. Third is state level environment impact assessment authority and state level expert appraisal committee are constituted to provide the clearance to Category A. Options है A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only and D 1 and 3 only and E none or all the above. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है क्या है. ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर इज ई ऑप्शन. तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. इसका आंसर जो है नन ऑफ द अबव है. यहाँ पर जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स होते हैं दीज आर एट द नेशनल लेवल. फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी. कैटेगरी ए नेशनल लेवल पे होते हैं. सेकंड भी गलत है बिकॉज यहाँ कैटेगरी बी जो होती है इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं दीज आर अप्रेज्ड एट द स्टेट लेवल. थर्ड स्टेटमेंट में जो है स्टेट लेवल जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है दे कैन प्रोवाइड द क्लियरेंस टू कैटेगरी बी. तो यहाँ पर कैटेगरी बी आ जाएगा. तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन. Question number 16. Which of the following statements are true for the waste management rule of 2016? अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A. Make the waste management an inherent responsibility of the generator. B. Impose the fine and penalties on the non-compliance. C. Enforce to manage the waste in partnership with local bodies. D. Encourage to strive for ways to make waste management efficient. And E. None of the above, more than one of the above. So आपको correct और true statement यहाँ से बतानी है. Try to solve this question. Answer is E option, more than one of the above. So इसमें सारी statements correct है. Question number 17. Which one of the following statement not correct for schedule 2 of hazardous waste? तो हैजर्डस वेस्ट के शेड्यूल 2 से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है? ए इज क्लास ए बेस्ड ऑन लीचेबल कंसंट्रेशन लिमिट्स और सोल्यूबल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन. बी क्लास बी बेस्ड इन mg per liter. For example, mercury is 0.2, lead is 5 and benzene is 0.5. Class D based on total threshold limit concentration in mg per kg. For example, asbestos. D option is class C based on hazardous characteristics, flammable, corrosive, reactive or explosive, toxic. E is none of the above, more than one of the above. So try to solve this question.
आंसर इज ई ऑप्शन। तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, बिकॉज दो स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सबसे पहले बी स्टेटमेंट देखते हैं। बी स्टेटमेंट जो है इट इज रिलेटेड विद द क्लास ए, तो यहाँ पर क्लास ए आ जाएगा। और सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्लास डी की जगह क्लास बी आ जाएगा, बिकॉज क्लास बी जो होती है उसके अंदर ही टोटल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन वो mg पर kg में होती है, जैसे कि एस्बेस्टोस के केस में है। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिलेटेड विद द प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट और सारे जो है सिलेबस के अंदर आपके गिवन हैं, तो इससे रिलेटेड आपको सारा सिलेबस यहीं पर कवर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे यहाँ पर। ए स्टेटमेंट है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट टू बी चैनल टू रजिस्टर्ड प्लास्टिक वेस्ट। रिसाइकलर रिसाइकलिंग शेल कंफर्म टू IS 14534 1998। B option is local body shall encourage the use of plastic waste, preferably the plastic waste which cannot further recycle for road construction as per the Indian Road Congress guideline. C option is no pigment or colorant to be used in plastic bag and packaging. If so, only those in conformity with the IS 98331981. D option is recycled plastic not to be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff. Carry bag made of virgin or recycled plastic shall not be less than 50 micron in thickness. E is none or more than one of the above. So try to solve this question. This is also one of the important question. आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ई ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो प्लास्टिक वेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारी स्टेटमेंट्स आप इससे लर्न कर लीजिए। Question number 19, what are the processes or sources of hazardous waste generation among the following? Options are A, barrel or container used for handling of hazardous waste or chemical. B, sludge from treatment of wastewater arising out of cleaning or disposal of barrel container. C, empty barrel container liner contaminated with hazardous chemical or waste, contaminated cotton rags or other cleaning material. D is use of paint, pigment, lacquer, varnishes and ink. And E, none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is E option. So all are included here under the hazardous waste generation. तो इसमें क्या होता है कि जो बैरल कंटेनर्स जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस वेस्ट केमिकल स्लज के लिए, और पेंट्स, पिगमेंट, लैक्वर्स इन सबको भी यूज़ किया जाता है। प्रोसेसिव वेस्ट जो होते हैं, रेजिड्यूज, स्लजेस, इन सबको इसके अंडर यूज़ किया जाता है। तो ये सब इसकी हेडिंग में आएंगे, आप इसको यहाँ से एज इट इज लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड इन हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस वेस्ट। खतरनाक कचरे के प्रबंधन में निम्नलिखित में से किस कदम का पालन किया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट includes state government, occupier, operator of facility or any association of occupier shall individually or jointly. B is facility compliances details include location of site with layout map. C is safe storage of waste and storage capacity. D, operator of common facility or occupier of a captive facility shall maintain the record of hazardous and other waste handled and mark the date of beginning of storage and label as hazardous waste both in English and local languages. E is none or more than one of the above. So try to solve this question. Answer is D option. तो इसमें D जो है it is come under the handling of hazardous waste. तो सबसे पहले जो ऑपरेटर होते हैं कॉमन फैसिलिटी या ऑक्यूपायर होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड्स जो होते हैं रिलेटेड विद द हैजर्डस एंड अदर वेस्ट हैंडल्ड। फिर उनको डेट लिखनी होती है बिगनिंग में, और स्टोरेज और लेबल करना होता है उसको हैजर्डस वेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज में। अदर जो स्टेप्स यहाँ पर गिवन है दीज आर रिलेटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट, तो आप उसको ट्रीटमेंट वाली हेडलाइन में लर्न कर लीजिए। तो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, as part of national climate change policy, Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year of 2030 to how much? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के हिस्से के रूप में
भारत सरकार वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को कितना बढ़ाकर करने की योजना बना रही है? ऑप्शंस आर ए 175 गीगावाट, बी 250 गीगावाट, C 375 gigawatt and D 450 gigawatt and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर इज डी ऑप्शन. तो इसमें 450 गीगावाट इज द राइट आंसर. तो इंडिया जो है, इंडिया का टारगेट है कि वो अचीव करेगा 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2030 और इट इज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. Question number 22. Which of the following forms the Abel quartet for biodiversity losses? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के नुकसान के लिए द एविल क्वार्टेट बनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, 2 को एक्सटिंक्शन, 3 ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, कौन सी सही नहीं है, वो बताना है आपको. ए 1 and 3 ओनली, बी 1 ओनली, C 2 and 3 only, and D 1 and 2, and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. ये भी एक important question है. Answer is E option. तो यहाँ पर सारे करेक्ट हैं रिलेटेड विद द स्टेटमेंट. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है इंक्लूडेड है इसमें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एज वेल एज को एक्सटिंक्शन. Question number 23. Which of the following are not the example of ex situ conservation? Options are A zoological park, B botanical garden, C national park, and D seed bank, and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is C option. So national park जो होते हैं, these are not come under the ex situ conservation. तो एक्स सितु कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो कंजर्वेशन होती है आउटसाइड द हैबिटेट बाय सैंपल पॉपुलेशन इन अ जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर, जैसे कि जूज हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ जीन पुल के फॉर्म में भी हो सकता है, या गैमेट स्टोरेज, या जर्मप्लाज्म बैंक फॉर द सीड्स एंड पोलन एक्सेट्रा. Question number 25. Select the correct sequence with reference to Environmental Management System ISO 1401. So पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ISO 1401 के संदर्भ में सही अनुक्रम का चयन करें. Options are A Environmental Policy, Implementation and Operation, Checking and Corrective Action, Management Review. B implementation and operation, checking and corrective action, management review and environmental policy. C implementation and operation, environmental policy, checking and corrective action and management review. And D is checking and correction action, management review, implementation and operation and environmental policy. And E is none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Give your answer in the comment section. इसका आंसर है ए ऑप्शन. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर ऑपरेशन होता है, फिर चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस टेकन प्लेस होते हैं, देन आफ्टर दैट मैनेजमेंट रिव्यू इज अकर. तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ईएमएस एक सिस्टम और डाटाबेस होता है जो इंटीग्रेट करता है प्रोसीजर और प्रोसेसेस को फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल मॉनिटरिंग, समराइज करता है, रिपोर्टिंग करता है, स्पेशलाइज्ड जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन होती है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स की किसी भी फर्म से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 26. ऑन साइट मुल्चिंग एंड कंपोजिटिंग ऑफ वेस्ट, इट इज अ component of integrated solid waste management under the process of which of the following? कचरे की ऑन साइट मिल्चिंग या कंपोस्टिंग किस प्रक्रिया के तहत एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक घटक है? ऑप्शंस हैं ए डिसइंफेक्टेंट, बी सोर्स रिडक्शन, सी डिस्पोजल, डी रिसाइकलिंग, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन. सो इट इज रिलेटेड विद द सोर्स रिडक्शन. तो सोर्स रिडक्शन में क्या होता है, इट इज एक्टिविटीज डिजाइन टू रिड्यूस द वॉल्यूम
मास और टॉक्सिसिटी जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर जो होते हैं या उसका यूज़ और डिस्पोजल होता है किसी भी प्रोडक्ट का उस विद द मिनिमम टॉक्सिक कंटेंट किया जाता है, या फिर उसकी मिनिमम वॉल्यूम जो है मटेरियल की उसको यूज़ किया जाता है और फॉर अ लॉन्गर यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन रिसोर्स रिकवरी फॉर मिक्स्ड सॉलिड वेस्ट। मिश्रित ठोस अपशिष्ट के लिए संसाधन पुनर्प्रापित में सही क्रम चुनें। ए स्क्रीनिंग एयर क्लासिफायर श्रेडर मैग्नेटिक सेपरेशन, बी मैग्नेटिक सेपरेशन श्रेडर स्क्रीनिंग एयर क्लासिफायर, सी स्क्रीनिंग श्रेडर मैग्नेटिक सेपरेशन एयर क्लासिफायर, D is shredder screening air classifier magnetic separation, and E is none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. This is also important question. इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग की जाती है, आफ्टर दैट श्रेडर, देन मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, आफ्टर दैट एयर क्लासिफायर रिसोर्स रिकवरी इज यूज्ड फॉर द वेस्ट। इसमें क्या होता है कि दीज आर यूज्ड एज एन इनपुट मटेरियल टू क्रिएट द वैल्यूएबल प्रोडक्ट एज अ न्यू आउटपुट। तो इसका मेन एम क्या होता है, मेन लक्ष्य होता है कि रिड्यूस करना है जो अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेशन है बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर द लैंडफिल स्पेस एंड आल्सो ऑप्टिमाइज द जो भी वैल्यू है क्रिएटेड फ्रॉम द वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज सुपर बग दैट कुड क्लीन अप द ऑयल स्पिल्स। Options are A. Bacillus dentrificans, B. Pseudomonas dentrificans, C. Pseudomonas putida, and D. Bacillus subtilis, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर है इसका सी ऑप्शन, स्यूडोमोनास पुटिडा। तो स्यूडोमोनास पुटिडा एक बैक्टीरिया है विच इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द स्टायरीन ऑयल इनटू द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक PHA, और ये जो है यूज़ किया जाता है इफेक्टिव रिसाइकलिंग ऑफ पॉलीस्टायरीन फोम के लिए भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ सकता है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोफ्यूल इज प्रोड्यूस फ्रॉम एसिडिफिकेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ वुडी क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन काष्ठ फसलों के अम्लीकरण और आसवन से उत्पन्न होता है। Options are A. Methanol, B. Ethanol, C. Producer gas, D. Ester, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer comment section में ज़रूर देना है आपको, बिकॉज एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज मिथेनॉल। तो मिथेनॉल जो होता है इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, और ये केमिकल है विच इज़ द सिंपलेस्ट अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है CH3OH। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है लिंक्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और इस टाइम पे जो है मिथेनॉल जो होता है वो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रियली बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्टीवेबल स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल अर्थवॉर्म। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय केंचुआ की खेती योग्य प्रजाति है। ऑप्शंस आर ए. एल्सिनिया फैटिडा, बी. लुम्ब्रिकस रूबेलस, सी. द्रविडा नेफेंसिस, डी. पॉलीफ्रेटिमा एलोंगेंटा, एंड ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज डी ऑप्शन, पॉलीफ्रेटिमा एलोंगेटा। तो ये एक एक्सोटिक स्पीशीज है जो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम इंडोनेशियन रीजन से, एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन द इंडो चाइनीज रीजन आल्सो। तो एस्पिरेंट्स 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल कैसा लग रहा है, आपके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो ये सब आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। Question number 31 is, according to India State Forest Report ISFR 2021 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, the increase in the forest cover of the country with reference to the year 2019 is how much percent?
ऑप्शंस हैं ए 21.67%, बी 21.54%, सी 21.7% एंड डी 21.89% एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, आंसर दीजिए अपना कमेंट सेक्शन में. आंसर इज सी ऑप्शन 21.71%. सो जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है हमारी कंट्री के अंदर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और एडिशनल कवर जो है वो अराउंड 1540 स्क्वायर किलोमीटर है ओवर द पास्ट ऑफ 2 years. तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा. ध्यान से आप एक्सप्लेनेशन सुनिएगा. इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो अराउंड 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है. 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है एंड 21.7% जो है इसमें से 21.71% कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है और इंक्रीज कितना हुआ है 21.6% 2019 के अंदर. नंबर 32 देखते हैं. बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज. जैव विविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व का आधार बनाती है. ऑप्शंस है ए सॉइल फॉर्मेशन से, बी प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सी रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड डी पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ई नन ऑफ द अबव, more than one of the above. So try to solve this question. This is also important question for the exam. आंसर है इसका ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या करती है. तो बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है बूस्ट करने में इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को. ईच स्पीसीज देयर इज नो मैटर व्हाट साइज, कितना साइज है हर एक स्पीसीज का, एंड दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. तो हर एक स्पीशीज इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी में अपना रोल प्ले करता है. और जो हेल्दी बायोडाइवर्सिटी होती है ये प्रोवाइड करती है नंबर ऑफ नेचुरल सर्विसेज टू द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग आल्सो. तो इसमें आंसर ई हो जाएगा. मोर देन वन ऑफ द अबव मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द बेसिस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द बायोडाइवर्सिटी. नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ हिस्सों से पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है. 1 इज आर्सेनिक, 2 फ्लोराइड, 3 यूरेनियम. तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा है. ऑप्शंस देखते हैं. ए 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 3 ओनली एंड डी 1 and 2 ओनली एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें सारे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं दीज कैन बी फाउंड इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 34. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. अम्ल वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के क्या कारण होते हैं. ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, D nitrous oxide and sulfur dioxide and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer है इसका D option, nitrous oxide and sulfur dioxide. Question number 35. Which one of the following terms describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of the organism. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा कब्जा किए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है. ऑप्शंस आर ए इकोटोन, बी इकोसिस्टम, सी हैबिटेट, डी इकोलॉजिकल निच एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन. सो इट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल निच. तो निच क्या होता है. इट इज द मैच ऑफ स्पीशीज टू अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन. तो ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को और वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को. जैसे कि अगर बाय ग्रोइंग व्हेन द रिसोर्सेज आर अबंडेंट, तो जो प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासाइट या पैथोजेंस होते हैं, वो कम पड़ जाते हैं वहाँ पर. एंड दे आर इन टर्न अल्टर दो सेम फैक्टर्स लाइक
वहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम पड़ जाते हैं बाय द अदर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर एक्टिंग एज द फूड सोर्स फॉर द प्रीडेटर्स एंड एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द प्रे. Number 36. Which of the following is not add or adds carbon dioxide to the carbon cycle on the planet Earth? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ता है? ऑप्शंस आर ए वोल्केनिक एक्शन, बी रेस्पिरेशन, सी फोटोसिंथेसिस, डी decay of organic matter and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer in the comment section. आंसर है इसका सी ऑप्शन फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में इस्पात उद्योग द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है? ऑप्शंस आर ए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सी कार्बन मोनोक्साइड, D carbon dioxide and E none of the above, more than one of the above. So try to give your right answer in the comment section. Answer is E option, more than one of the above. So जो स्टील फर्नेसेस होते हैं उसमें जो कोक होता है वो रिएक्ट करता है विद आयरन और वो रिलीज करता है आयरन एंड जनरेट करता है कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. सो ड्यू टू द यूज ऑफ कोल पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर आल्सो रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री साइंस? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में ऊपर दिए गए किन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, बी इट स्ट्राइव टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, सी इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक, डी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी founded on 15 September of 1883 and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर है इसका ए ऑप्शन. सो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. तो ये एक एनजीओ है जो 15 सितंबर 1883 को फॉर्म हुई थी एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. और इसका मेन काम क्या है? कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च करना. और ये सपोर्ट करती है बहुत सारी जो रिसर्च एफर्ट्स होते हैं थ्रू द ग्रांट एंड पब्लिशिंग द जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 39. लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन even on a bare rock are actually a symbiotic association of which of the following? लाइकन जो एक नंगे चट्टान पर भी पारिस्थितिक उत्तराधिकार शुरू करने में सक्षम है वास्तव में एक सहजीवी संघ है. ऑप्शंस हैं ए एल्गी एंड बैक्टीरिया, बी एल्गी एंड फंगस, सी बैक्टीरिया एंड फंगस एंड डी फंगस एंड मोजिस एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन एल्गी एंड फंगी. तो लाइकन जो होते हैं दीज आर नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होते बट जो रिजल्ट होता है सिम्बोटिक रिलेशनशिप का बिटवीन फंगस एंड एल्गी जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, दीज आर रिजल्टेड इनटू द लाइकन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016? तो इसमें से जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए द एम्बिट ऑफ द रूल हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटी. बी प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू ऑल इट्स हेल्थ केयर वर्कर एंड इम्यूनाइज ऑल हेल्थ वर्कर्स रेगुलरली. C is the new rule prescribe more stringent standard for incinerator to increase the emission of pollutant in the environment. And D is operator of a common biomedical waste treatment and disposal facility to ensure the timely collection of biomedical waste from
hydrochlorofluorocarbons, and assist the HCFs in the conduct of training. E is none of the above, more than one of the above. So try to give your right answer. This question is very very important for the exam. आंसर इज सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है. यहाँ पर दिया हुआ है न्यू रूल जो है, दीज आर प्रिस्क्राइब मोर स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर द इंसिनरेटर टू इंक्रीज द एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट. ये इंक्रीज नहीं करते बट दे रिड्यूस द एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट. अदर स्टेटमेंट्स को आप एज इट इज लर्न कर लीजिए फॉर द एग्जाम. Question number 41. Which of the following statements given above is are not correct regarding the ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है. ए, देयर वाज 53.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट इन 2019 which is nearly 21% increase in just 5 years. B option is most e-waste consisted of small and large equipment like screen and monitor, lamp, telecommunication equipment, etc. and temperature exchange equipment. C option is less than 18% of the e-waste generated in 2019 was collected and recycled. D option है the number of countries that have adopted a national e-waste policy legislation or regulation has increased from 61 to 78 and it includes India. E is none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is E option none of the above. So all statements are correct here. सभी statements सही हैं. आप as it is इसको learn कर लीजिए. जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 है ये कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट है ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप का, जो फॉर्म किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिलेटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. ऑप्शन ए इज प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर which is rich in organic matter and pathogen material also help to conserve water. B is treatment ensure the removal of pollutant but not germs and toxic elements. C is growing algae or floating masses of water hyacinth also help in cleaning the water polluted by the absorbing phosphates, nitrates and other nutrients. D is wastewater treatment is a process used to remove the contaminant from the wastewater and convert it into an effluent that can be returned to the water cycle. Is none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is B option. जो ट्रीटमेंट होता है it ensure the removal of pollutant तो होते ही होते हैं, साथ साथ germs and toxical elements जो होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं. तो B स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. Other statements are correct as it is. You can learn from here. Question number 43. Yamuna Action Plan is a bilateral project between Government of India, Japan introduced in which year? यमुना एक्शन प्लान भारत सरकार और जापान के बीच में एक द्विपक्षीय परियोजना है. इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस आर ए 1987, बी 1991, सी 1993 and D 1999 and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन डेट से रिलेटेड भी और डाटा से रिलेटेड एग्जाम में जरूर आएंगे. जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको एज इट इज लर्न करते रहिए. सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये. आंसर है इसका सी ऑप्शन 1993. तो यमुना एक्शन प्लान जो है वो बायलेटरल प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान का, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है इंडिया का. Question number 44. Bavel trees should be planted and used to prevent and control of which of the following pollution. बावल के पेड़ लगाए जाने चाहिए और रोकथाम और नियंत्रण के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए. ऑप्शंस क्या हैं? ए वाटर पोल्यूशन, बी एयर पोल्यूशन, सी सॉइल पोल्यूशन, डी नॉइज पोल्यूशन एंड डी नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर है बी ऑप्शन एयर पोल्यूशन. तो जो स्पीसीज होते हैं ट्रीज के जिनको क्या बोला जाता है? बैवेल और एशेशिया निलोटिका इसका साइंटिफिक नेम है. ये लीस्ट स्मोकी होते हैं एंड दे शुड बी प्लांटेड एंड यूज्ड टू प्रिवेंट द कंट्रोल द एयर पोल्यूशन.
Question number 45. The protocol which decided to completely phase out chlorofluorocarbon is one of the following. आपको बताना है कौन सा प्रोटोकॉल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया गया था. ए कार्टाजीना प्रोटोकॉल से, बी स्टॉकहोम कन्वेंशन, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी क्योटो प्रोटोकॉल एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका सी ऑप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ये सेट करता है बाइंडिंग प्रोग्रेसिव फेस आउट ऑब्लिगेशन फॉर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर ऑल द मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हैलोन्स हैं, और लेस डैमेजिंग जो ट्रांजिशनल केमिकल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए. Question number 46. Which of the following is are not a greenhouse gases? Options है A कार्बन डाइऑक्साइड, B मीथेन, C नाइट्रस ऑक्साइड, D वाटर वेपर एंड E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो आपको बताना है इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज E ऑप्शन नन ऑफ द अबव. एज ऑल आर द ग्रीन हाउस गैसेज. तो यहाँ पर सारी ग्रीन हाउस गैसेज है और नॉट पूछा है तो इसलिए आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 47. विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू. ऑप्शंस आर 1 इज चेंजेस टू प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन लेवल, 2 ओजोन डिप्लीशन, 3 स्मोक पोल्यूशन. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है. कोड्स हैं A 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 3 only and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Give your answer in the comment section. Answer is E option more than one of the above. तो ग्रीन हाउस गैस एक गैस होती है जो ऑब्जर्व करती है और एमिट करती है रेडिएंट एनर्जी को विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज एंड इट आल्सो कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, उनका नाम आपको याद रखना है. वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड ओजोन है. क्वेश्चन नंबर 48. विद रेफरेंस टू सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू. जल प्रदूषण के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है. ए नेचुरल सोर्सेज, बी डोमेस्टिक सोर्सेज, C agricultural sources and D industrial sources and E none of the above, more than one of the above. Try to give your right answer in the comment section. Answer is E option more than one of the above. So all are included under the sources of water pollution. Question number 49. Which of the following economic activities out of the economic sector largely contributes to greenhouse gases at global level. आर्थिक क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों में बड़े पैमाने पर योगदान करती है. ऑप्शंस आर ए इंडस्ट्री, बी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, सी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन, डी ट्रांसपोर्टेशन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर है इसका सी ऑप्शन. तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन है ये 25% कंट्रीब्यूट करती है. तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और अदर लैंड यूज हैं ये भी 24% कंट्रीब्यूट करते हैं. इंडस्ट्री 21 एंड ट्रांसपोर्टेशन 14%. तो आंसर इसमें हो जाएगा सी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है 25%. So everyone, last question of today's test series or class. So keep focusing on this question. Question number 50. At the global scale, relative contribution of CO2, CH4, N2O, CFC towards the global warming are. तो आपको बताना है रिलेटिवली कौन सा कितना कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए विद परसेंटेज. ऑप्शंस आर ए 50%, 30%, 10% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, बी 76%, 16%, 6% and 2% respectively, C 40%, 30%, 20% and 10% respectively, D
30%, 20%, 15% and 5% respectively. And E, none of the above, more than one of the above. So try to solve this question and give your answer in the comment section. आंसर इज बी ऑप्शन. तो कार्बन डाइऑक्साइड 76% करता है, मीथेन 16%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन 2% कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग. एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो और क्लास. होप सो आप सबको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके. एंड आल्सो ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, बिकॉज वहाँ पर पेपर 1 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है. और उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज जो है पेपर 1 से रिलेटेड जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. तो उस टेस्ट सीरीज को भी आपको सॉल्व करना है और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और सारी प्रिपरेशन आपकी इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी. तो आपको बस क्या करना है, कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहना है और हमें सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा. फॉर पेपर 2 आल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू मोर क्लासेस. तो पेपर 2 के लिए भी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी और सारा सिलेबस इसी चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा. तो टेलीग्राम पर आप पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 में भी करंट अफेयर आता है, तो दोनों पेपर्स के लिए आपको वो उसको फॉलो करना है और इस चैनल को भी फॉलो करते रहना है और साथ साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए. क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद आंसर दीजिए. अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं टू अस @dreamIS32@gmail.com. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी. जय हिंद.